तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 4 फरवरी के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th है, क्लास 10th का हिंदी का टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 3 मार्क्स का है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का यहाँ से 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और 10 से 15 नंबर आप अपने मुट्ठी में कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है जो चश्मे वाला था, चश्मे वाला को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, तो यहाँ जो उसका उत्तर है वो बिल्कुल भी आसान भाषा में दिया हुआ है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं यदि एक बार देख लीजिएगा इसको तो। ठीक है, इसका उत्तर है कि चश्मे वाला व्यक्ति कोई सेनानी नहीं था। यानी कि जो चश्मे वाला व्यक्ति था वो सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्या कहते थे? उसे कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? वो हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर चश्मा पहनाया करता था। जो चश्मे वाला व्यक्ति था वो क्या करता था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की जो मूर्ति थी उसमें चश्मा पहनाते थे। ठीक है, जिससे उसके नेताजी के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम प्रकट होता था। क्या जो चश्मा पहनाता था उससे क्या होता था कि गहरा सम्मान और प्रेम प्रकट होता था। ठीक है, आगे है कि उसके मन में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का आदर करता था। ठीक है, उसका जीवन सदा था उसके, लेकिन विचार ऊंचे थे। वह अपने व्यवहार और कामों से ऊंचा देश प्रेम दिखाता था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो चश्मे वाला व्यक्ति था वो रोज क्या करता था, सुभाष चंद्र बोस की जो तस्वीर था उसमें चश्मा पहनाता था, जिससे वो क्या होता था, उसका प्रेम प्रकट होता था। ठीक है दोस्तों, और जो चश्मे वाला था वो स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत आदर करते थे, यानी कि उससे सम्मान करते थे और उनका क्या बोलते हैं, व्यवहार मतलब अच्छा से क्या बोलते हैं उसको, शहीद जो शहीद होते थे उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। ठीक है, आगे देखिए, लोग उसकी देशभक्ति, त्याग और नेताजी के प्रति श्रद्धा से प्रभावित होकर सम्मान के रूप में उसे सेनानी ना होते हुए कैप्टन कहते थे। यानी कि लोग उसका जो देशभक्ति था, देशभक्ति को देखकर लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, गंगटोक के मेहनतकाश बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। यानी कि जो गंगटोक का जो शहर, गंगटोक जो मेहनतकाश का बादशाह क्यों कहा जाता है। यानी कि जो गंगटोक शहर है उसको मेहनतकाश का बादशाह क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देखिए। जो गंगटोक शहर है उसको मेहनताश का बादशाह का शहर इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती और कर्मठ है। यानी कि जो वहाँ के लोग हैं गंगटोक शहर के, वो क्या है, बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रम करते हैं। ठीक है, पहाड़ी इलाका होने के कारण जीवन वहाँ आसान नहीं है, फिर भी लोग कठिन परिस्थितियों में भी लगातार मेहनत करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, आगे है कि वहाँ के लोग छोटे छोटे कामों को भी पूरे मन और ईमानदारी से करते हैं। वे अपने परिश्रम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने परिश्रम से क्या करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, यानी कि अपना जीवन जीता है। ठीक है, लेखक के अनुसार गंगटोक में रहने वाला हर साधारण व्यक्ति भी अपने काम के कारण बादशाह जैसे सम्मान पाने योग्य है। यानी कि जो गंगटोक शहर का आदमी लोग है वो अपने परिश्रम के कारण क्या होता है, वो बादशाह का सम्मान पाने योग्य है। ठीक है, इसी वजह से गंगटोक को मेहनतकाश बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा गया है, क्योंकि जो गंगटोक शहर के लोग आदमी लोग हैं वो बहुत ही परिश्रम होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और वे अपने परिश्रम के कारण क्या होता है, उसको बादशाह का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है कि भोलानाथ जब अपने साथियों को देखता है तो उसका मन खुश हो जाता है। ठीक है, क्यों खुश होता है कि दोस्तों के साथ खेलना, बातें करना और हंसना उसे बहुत अच्छा लगता था। क्या करता था, जो उसके दोस्त लोग थे उसके साथ खेलना, समय बिताना, बातें करना उसको अच्छा लगता था। ठीक है, साथियों की मस्ती और अपनापन देखकर उसका ध्यान अपने दुख से हट जाता था। जो शिक्षक वो जो वो रोता था, जो उसका दुख था वो अपने साथियों को देखकर क्या करता था, भूल जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे है कि दोस्तों के बीच उसे अपनापन और खुशी मिलती है, इसलिए वे अपने डर और परेशानी को भूल जाता है। इसी कारण भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है।
ठीक है। यानी कि जो उसका दोस्त है, दोस्त को देखकर उसे क्या होता है, खुशी मिलता है। इसी कारण से उसका जो डर है, परेशानी है, वो भूल जाता है। इसी कारण से वह सिसकना भूल जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कह रहा है कि जो कवि है, कवि की आंख जो फागुन होता है, फागुन में चारों तरफ हरियाली हरियाली होता है, उस सुंदरता से क्यों नहीं हट रहा है। तो उसका उत्तर देखते हैं कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का महीना प्रकृति को बहुत सुंदर बना देती है। क्या करती है, जो फागुन का महीना है वो प्रकृति को बहुत सुंदर बना देती है। क्यों कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल फूल खिल जाते हैं। ठीक है। इस समय पेड़ पर क्या होता है, नई पत्तियां और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। यानी कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। ठीक है। और हवा भी मस्ती व उमंग रहती है, लोग के मन में खुशी और उत्साह भर जाता है। ठीक है। फागुन में प्रकृति का यह रंगीन और आनंदमय रूप को कवि के मन को बहुत आकर्षित करता है। इसी कारण कवि बार बार फागुन की सुंदरता को देखता रहता है और उसकी आंख उसे हटती नहीं है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो कवि है, वो कवि जो प्रकृति की सुंदरता है, नए नए पत्तियां, पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे फूल को देख कर क्या होता है, उसका मन खुशी और उत्साह से भर जाता है। ठीक है। इसी कारण से जो कवि है, उनका फागुन के महीना से उसका आंख नहीं हट रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ पर पूछा है कि जो उद्धव थे, उसका तुलना किस किस से की है गोपिया ने। ठीक है। उसका उत्तर है कि कवि सूरदास ने गोपियों के माध्यम से उद्धव की तुलना की है। यानी कि जो कवि सूरदास हैं, जिसका लेखक है, वो गोपियों के माध्यम से क्या किए हैं, उद्धव की तुलना किए हैं। चलिए देखते हैं कि तुलना से क्या क्या किए हैं। तो पहला तुलना किए हैं कमल के पत्ते से। यानी कि जो उद्धव हैं, उनका पहला तुलना कमल के पत्ते से किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि वे संसार और प्रेम से निर्लिप्त रहते हैं। जो कमल का पत्ता है, वो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच रहता है, उसको संसार से कोई माने मतलब नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा जो तुलना किए हैं वो कठोर काठ यानी कि लकड़ी या पत्थर से किए हैं। जो कठोर काठ होता है यानी लकड़ी होता है, उससे किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि उनका हृदय में प्रेम की कोमलता नहीं है। जो उद्धव थे, वो कृष्ण के साथ रहकर भी उन्होंने प्रेम का आभास कभी नहीं किया है। यानी कि उसका जो दिल था वो बिल्कुल कठोर था। इसी कारण उसे कठोर काठ से यानी कठोर लकड़ी से तुलना किया गया है। ठीक है। यहाँ पर तीसरा है कि ज्ञान के व्यापारी से। तीसरा क्या किया गया है, ज्ञान के व्यापारी। कहने का मतलब है कि वो जो उद्धव थे, वे प्रेम की जगह योग और ज्ञान की बातें करते थे। जो उद्धव थे, वो प्रेम की बातें ना कर कर क्या योग या ज्ञान की बातें करता था। वो ज्ञान की बातें करता था, उसे प्रेम समझ में नहीं आता था। ठीक है। और चौथा जो तुलना किए हैं वो है कि सूखे और नीरस व्यक्तियों से। किससे, सूखे और नीरस व्यक्तियों से। यानी कि वे प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते थे। जो उद्धव थे, वो प्रेम के भावना को समझ नहीं पाते थे। अन्यथा जो श्री कृष्ण थे, जिन्होंने 108 रानियां किए थे, उसके साथ रहकर भी जो उद्धव थे, उन्होंने प्रेम से कभी आबरू नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। इतना आप लिख देते हैं तो आप लोगों को एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देगा। यानी कहने का मतलब है कि जो एग्जामिनर है आपको 3 में 3 पूरा नंबर देगा। बस मैं जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरह याद करके लिख देना है। पॉइंट में लिखिएगा तो और ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है। और ना लास्ट पर निष्कर्ष है कि इन तुलनाओं के माध्यम से कवि ने दिखाया है कि उद्धव प्रेमहीन, निर्लिप्त और शुष्क स्वभाव के व्यक्ति हैं, जबकि गोपियाँ प्रेम को सर्वोपरि मानती हैं। यानी कि इन तुलना के से बताया कवि कि जो उद्धव है वो प्रेमहीन है, निर्लिप्त है, शुष्क है। यानी कहने का मतलब उसे प्रेम से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अकेला आदमी है। ठीक है। उसे प्रेम से कोई माने मतलब नहीं है। जबकि जो गोपियां हैं वो प्रेम को क्या मानती है, सर्वोपरि मानती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। यहाँ पर पूछा है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो इसका जो उत्तर है कि बच्चे की मुस्कान निश्छल और स्वाभाविक होता है। यानी कि जो बच्चा का मुस्कान होता है उसमें कोई भी छल नहीं होता है और स्वाभाविक होता है, वो हंसते रहता है। ठीक है। उसमें कोई स्वार्थ, छल या दिखावा नहीं होता है। जो बच्चे का मुस्कान होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई लाभ लालच नहीं होता है, वो छल या दिखावे के लिए नहीं होता है। ठीक है। बच्चा बिना किसी कारण के भी खुशी से मुस्कुरा सकता है। उसकी मुस्कान मन को शांति और आनंद देती है। जो बच्चा है वो किसी भी कारण से मुस्कुरा सकता है, या किसी को देखकर या कुछ कुछ भी चीज को देखकर वो मुस्कुरा सकता है और उसे कहता है मन को शांति और आनंद देती है। उसका जो मुस्कान है वो मन को शांति और आनंद देती है। ठीक है। इसके विपरीत जो बड़े व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अक्सर अनुभव, समझ और कभी कभी स्वार्थ छिपा होता है। यानी कि जो बड़ा व्यक्ति है उसमें अनुभव होता है, समझ होता है और कभी कभी स्वार्थ छिपा होता है। यानी कि लालच के वश वो क्या करता है, मुस्कुराता है। ठीक है।
बड़े लोग परिस्थिति को देखकर मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में चिंता, मजबूरियाँ, औपचारिक भी होता है। यानी कि जो बड़े लोग होता है, वो मुस्कुरा तो देते हैं, लेकिन जो उसका मुस्कान होता है, मुस्कान में चिंता होता है, मजबूरी होता है, दुःख होता है, ठीक है? और लास्ट में निष्कर्ष है कि इस प्रकार बच्चे की मुस्कान सच्ची और निर्मल होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान सोच और समझ और परिस्थिति के अनुसार होती है। यानी कि जो बच्चा की मुस्कान होता है, वो बिल्कुल सच्ची होता है और निर्मल होता है, बिना बिना किसी छल कपट के। जबकि जो यहीं पर बड़े व्यक्ति है, उसका मुस्कान होता है, वो सोच समझ कर मुस्कुराता है, परिस्थिति के अनुसार मुस्कुराता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मण ने वीरयोद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। तो जो लक्ष्मण है, उन्होंने वीरयोद्धा की विशेषता बताई है। यहाँ पर देख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लक्ष्मण ने वीरयोद्धा की विशेषता निम्नलिखित बताई है। यहाँ पर मैं छोड़ छोड़ दिया हूँ, नहीं लिख पाया हूँ, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लक्ष्मण ने वीरयोद्धा की विशेषता निम्नलिखित बताई है। उसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 1 डालना है, उसके बाद लिखना है। पहला जो है कि वीर योद्धा धैर्यवान होता है और क्रोध में आकर गलत काम नहीं करता है। यानी कि जो वीर योद्धा होता है, वो कभी भी क्रोध में आकर कोई भी किसी प्रकार के गलत काम नहीं करता है। वो बिल्कुल धैर्यवान यानी कि धैर्य रखता है। ठीक है, वो क्रोध में गलत काम नहीं करता है। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, वह साहसी होता है, लेकिन उसका साहस दिखाने के लिए नहीं होता है। वो बिल्कुल भी साहसी यानी कि बलवान होता है, लेकिन जो उसका साहस है वो किसी निर्बल व्यक्ति पर नहीं दिखाता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर है कि वीर योद्धा अहंकार नहीं करता और अपनी शक्ति का घमंड नहीं दिखाता है। क्या करता है जो वीर योद्धा होता है, वो अहंकार नहीं करता है, यानी कि किसी प्रकार कोई अहंकार नहीं करता है कि मेरे पास इतना शक्ति है, चाहे कुछ भी है। वो अपनी शक्ति का घमंड कभी नहीं दिखाता है कि मेरे पास इतना शक्ति है। ठीक है। और चौथा जो बताया है वह है कि वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। जो वीर व्यक्ति होता है वो कभी भी अनैतिक काम या गलत मार्ग पर नहीं चलता है, वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। ठीक है। पांचवा है कि सच्चा वीर कमजोरों की रक्षा करता है। जो सच्चा वीर होता है, वो कमजोर जो व्यक्ति होता है उसको रक्षा करता है, ना कि उसे प्रताड़ित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वीर योद्धा शांत स्वभाव का होता है और सोच समझकर बोलता है। जो वीर योद्धा होता है वो शांत स्वभाव का होता है, वो सोच समझकर बोलता है। उसे जहां लगता है कि यहाँ पर बोलना चाहिए वहीं पर बोलता है। ठीक है। यहाँ पर लास्ट निष्कर्ष है कि लक्ष्मण के अनुसार वही व्यक्ति सच्चा वीर योद्धा होता है जो बल के साथ साथ विवेक और नम्रता भी रखता है। यानी कि कहने का मतलब है, जो लक्ष्मण बोले हैं कि वीर व्यक्ति में इन सारा ये सब जितना गुण बताए ये सभी होता है, वही वीर व्यक्ति होता है। और दोस्तों लास्ट में आप लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिख दीजिएगा। निष्कर्ष लिखने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वह नंबर अच्छा से देता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप निष्कर्ष लिखते हैं तो आप लोगों का नंबर एक भी नहीं कटेगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। चाहे आप 3 मार्क्स का नंबर लिखिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखिए या 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखिए, सभी में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो काशी में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण बिस्मिल्लाह खान को दुख पहुंच रहा है। यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं कि काशी में हो रहे निम्न परिवर्तन के कारण बिस्मिल्लाह खान को दुख पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो पहला पॉइंट देकर लिखिएगा उसको लिखिएगा कि गंगा नदी अब पहले जैसा साफ और पवित्र नहीं रही। यानी कि जो गंगा नदी है वो पहले जैसा साफ नहीं रही और पवित्र नहीं रही। लोग उसे क्या कर दे रहे हैं, अपवित्र कर दे रहे हैं, जगह जगह पर गंदगी फैला दे रहे हैं। ठीक है। जो दूसरा है वो है कि काशी के घाटों का पुराना सुंदर और शांत रूप बदल रहा है। यानी कि जो काशी के घाट है उसका पुराना सुंदरता और शांत रूप बदल जा रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर अपवित्र लोग करते जा रहे हैं, यानी कि गंदगी फैलाते जा रहे हैं। ठीक है। 3 पॉइंट है कि मंदिरों और धार्मिक जगहों में पहले जैसी पवित्रता कम हो गई है। यानी कि जो मंदिर है और धार्मिक स्थल है वहाँ पर क्या हो गया है, पवित्रता कम हो गई है, लोग गंदगी फैला दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 4 पॉइंट है कि लोग काशी की पुराना परंपराओं को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। यानी कि जो काशी की प्राचीन परंपरा है उसको क्या कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे भूल जा रहे हैं, उससे कोई याद नहीं रख रहा है। ठीक है। यहाँ पर 5वां है कि शास्त्रीय संगीत में लोगों की रुचि कम होती जा रही है। यानी कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें लोगों की रुचि कम होती जा रही है, लोग अब अश्लील गाने को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और शास्त्रीय संगीत क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर 6 है कि नई पीढ़ी शास्त्रीय संगीत को छोड़कर आसान मनोरंजन की ओर जा रही है। यानी कि जो नई पीढ़ी है वो शास्त्रीय संगीत को छोड़कर मनोरंजन की ओर जा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को भूलते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन कारणों से क्या हो रहा है, बिस्मिल्लाह खान को लगता था कि काशी की पुराना पहचान खत्म हो जा रही है, इसलिए वे बहुत दुखी होते थे। ठीक है। इन कारणों से क्या होता था, जो बिस्मिल्लाह खान था
उसको दुख पहुंचता था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कवि यहाँ बोले हैं छाया मत छूना, इसका क्या करना है, दुख के कारणों को स्पष्ट करना है। इसका जो उत्तर है यहाँ पर है कि छाया मत छूना कविता में कवि ने जीवन की दुख के कई कारण बताए हैं। क्या क्या कारण बताए हैं, कवि का दुख इस बात से जुड़ा हुआ है कि बीते हुए सुखद क्षण अब वापस नहीं आ सकते। यानी कि कवि कहते हैं कि जो आपका बीत गया जो सुख क्षण था, जो अब बीता हुआ सुख है, उसको अब दोबारा वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, वे केवल यादों की छिपा छाया बनकर रह जाते हैं। यानी कि जो वो क्या बोलते हैं, जो बीता हुआ सुख है वो केवल क्या हो रहा है, छाया बनकर रह जाते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, कवि बताता है कि जब मनुष्य पुरानी यादों को बार बार याद करता है तो उसका दुख और बढ़ जाता है। यानी कि कवि कहते हैं कि जो मनुष्य की पुरानी बातें हैं उसको याद करने से क्या होता है, मनुष्य को पुनः दुख पहुंचता है। यानी कि जब जो बीत गया दुख है उसको याद कीजिएगा तो आपको फिर से दुख होगा कि काश हम लोग ऐसा नहीं किए होते तो हमको यह दुख नहीं पहुंचता। ठीक है, आगे है कि समय बदलता जा रहा है, परिस्थितियां बदलती जाती है, लेकिन मन पुरानी खुशियों में उलझा रहता है। यही टकराव दुख का कारण बनता है। यानी कि समय बदल जा रहा है लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी खुशियों को उलझा पुरानी खुशियों में क्या करते हैं, उलझा रहते हैं, उनको बार बार याद करते हैं, जिस कारण क्या होता है, दुख पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, कविता के संदेश है कि बीते सुख को पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है क्योंकि वह केवल पीड़ा देती है। यानी कि कविता का जो संदेश है वो कह रहे हैं जो बीत गया सुख है उसको कभी नहीं याद करना है बल्कि उसे भूल जाना है। ठीक है, इसी कारण से कवि कहता है छाया मत छूना, यानी बीता यादों को उलझ कर अपने वर्तमान को दुखी मत करना। यानी कि जो बीत गया है उसको मत याद कीजिएगा, कवि यही कहना चाहते हैं छाया मत छूना का। ठीक है, और यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होकर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यानी कि जो कवि लेखिका का माँ है वो क्यों कह रहे हैं कि तुम लड़की होना लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो है कि माँ ने ऐसा इसलिए कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि समाज में लड़कियों को अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है। क्या कहता है, समाज में लड़कियों को अक्सर नाजुक और कमजोर समझ लिया जाता है। ठीक है, माँ चाहती है कि उसकी बेटी किसी से डरे नहीं और मजबूत बने। उसकी जो माँ है वो चाहती है कि मेरी बेटी किसी से डरे नहीं बल्कि वह समाज में मजबूत बने। ठीक है, माँ का कहना है कि लड़की को सिर्फ सजने संवरने या नाजुक दिखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यानी कि कोई लड़की है उसको सिर्फ सजने संवरने या नाजुक दिखने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि क्या करना है, वो उसे हर हाल में हिम्मत से जीना है, उसे समाज में लड़कर जीना है, हिम्मत के साथ जीना है। ठीक है, अपने फैसले खुद लेना है और मुश्किलों का सामना करना सीखना चाहिए। ठीक है, इसलिए माँ ने कहा है कि लड़की होकर भी लड़की जैसा कमजोर ना दिखे बल्कि आत्मविश्वासी और साहसी बने। ठीक है दोस्तों, यही कारण से उसकी माँ जो है वो कहती है कि लड़की जो होती है, लड़की को अक्सर समाज में कहा मान लिया जाता है कि लड़की कमजोर है, कमजोर समझ लिया जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं समाज वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे दुखी करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। समाज में उसे क्या करते हैं, लड़कियों को दबाना चाहते हैं। लेकिन जो उसकी माँ है वो कहती है कि मेरी बेटी किसी से डरे नहीं बल्कि मजबूत बने और समाज में क्या करे, सम्मान के साथ जिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।